अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और प्रोग्राम में दकीक बहस की तरफ जाने से पहले मेरे मेहमानों का ज़रूरी तारुफ। अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं। डॉक्टर हुसैन अहमद पिराचा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमें स्काइप पे अतर काज़मी भी ज्वाइन कर रहे हैं और राना मुबश्शिर साहब भी हमारे शो का हस्ब मामूल हिस्सा होंगे। और आज का दिन, इस दिन दो बड़े मामलात पर अहम पेशरफ्त हुई है, एक जिसमें पाकिस्तान अटका था और एक जहाँ PTI अटकी हुई थी। आज हुकूमत ने SOS मैसेज IMF को भिजवा दिया है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आज उन्होंने ये कहा है कि हमने पैगाम दे दिया IMF को कि हम आपके साथ नवा जायज़ा मुकम्मल करना चाहते हैं। तो यूँ हुकूमत ने अब जो सर पे अपने कफन बांध लिया है, मुश्किल फ़ैसले लेने का फ़ैसला कर लिया है और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि वो सियासी कमाई पाकिस्तान की रियासत पर कुर्बान करने को तैयार हैं। कुछ माजी के भी उन्होंने गिले किए और कहा कि सबको अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये कि PDM हुकूमत ने PTI के जो बाकी मानदा इस्तीफ़े भी रहते थे वो भी कबूल करके पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पत्ता काट दिया है। ये कैसी मूव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या PDM ने ये कैसी मूव की, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बार बार अतर हमें याद करवाते रहे कि राजा परवेज़ अशरफ साहब इस्तीफ़ों के हवाले से क्या कहते आए हैं। 10 महीने तक, 9 महीने तक उन्होंने ये इस्तीफ़े लटका के क्यों रखे, उनके पास तोजी क्या थी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब का इस्तीफ़ा भी इसी में मंजूर हो गया। वो क्या प्रिडिक्ट करें मुस्तकबिल के हवाले से? वैसे कुछ नया नहीं है, वो अक्सर ऐसी पेशेन गोइयाँ करते रहे हैं, लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। ये सियासत से बात आगे निकल गई है, ये पाकिस्तान की सालमियत की बात आ गई है। आज एक हू का आलम है, एक गंभीर और नहायत ही खौफनाक हालात हैं। मुल्क खाना जंगी, मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हू का आलम और खाना जंगी, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं जिनकी तरफ शेख साहब ने इशारा किया। ये सारे बयानात हैं, अपनी अपनी बोली है, अपनी अपनी डफली है, उस पर अपना अपना राग चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ आईनी और कानूनी निकात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। अबू ज़र को कल हमने इसीलिए लाइन पे लिया था, लेकिन आज स्टूडियोज़ में मौजूदगी से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ये जो इत्तलात हैं 11 सफ़ात पर आईनी पिटिशन PTI की जानिब से तैयार की गई है। एक तो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर इस्तीफ़ों की मंजूरी के। एक तो आप उसको खुल के एक्सप्लेन करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में PTI को वो फराहम कर सकती है जो PTI चाहती है। दूसरा, पंजाब में रीशफल पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो क्या होगा? देखें, इसमें पहले देखें, जो इस्तीफ़ा होता है वो आइन का हमारा आर्टिकल 64 है जी। वो कहता है आपने अपनी राइटिंग में एड्रेस टू द स्पीकर हो कि आप अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो रूल्स ऑफ असम्बली है 2007 के, रूल 43 है। वो कहते हैं 3 चीज़ें होनी चाहिए। इस्तीफ़ा जेन्युइन होना चाहिए आपका, जेन्युइन मीन्स के फेक नहीं हो, और दूसरा वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब रज़ाकाराना होना चाहिए, और आपकी इंटेंशन हो कि आप उसको इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं। हाँ। अब 2 तरह के इस्तीफ़े होते हैं। एक तो आपने अपनी राइटिंग में दे दिया, वो तो मनोआन स्पीकर ने उसको कबूल कर लेना है, अनलेस उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा है कोई और आपकी जगह लिख के दे दे, लेकिन मतलब इकट्ठे लिखते हैं, फॉर इंस्टेंस 10 लोग 20 लोग हम रिज़ाइन दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में स्पीकर बाउंड है कि वो हर मेंबर को बुलाएगा और जो 3 चीज़ें हैं वो इंश्योर करेगा, ये वॉलंटरी भी है, रज़ाकाराना भी है, जेन्युइन भी है, और उसमें नीयत भी है, वो इस्तीफ़ा देना चाह रहा है। अब हुआ क्या था, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो मौक़िफ़ था शुरू से कि हम रिज़ाइन दे चुके हैं, हमने आना ही नहीं है वेरीफाई कराने, यही हमारा वे है। लेकिन जो स्पीकर साहब थे वो ये कहते थे कि मुझे रूल 43 और आपका आइन जो है वो पाबंद करता है कि मैंने उसकी मंशा जो है आइन की उसको पूरा करना है, उस पर पूरा उतरना है, और मैंने वेरीफाई करने हैं कि ये जेन्युइन है, क्योंकि मुझे लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती कोर्शन से दिलवाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पीकर पाबंद है कि उसने हर बंदे को बुला के वेरीफाई कराना है। लेकिन जब देखें PTI का यहाँ पे शुरू में आप कह सकते हैं उनका फॉल्ट था, वो खुद गए नहीं वेरीफाई कराने, लेकिन स्पीकर साहब एक पोजीशन ले चुके थे कि जब तक आप आएंगे नहीं, मैं वेरीफाई करेंगे नहीं, मैं कबूल नहीं करूंगा। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस बहुत स्ट्रांग है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें आयशा गुललाई का केस भी पहले डिसाइड हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले जफर अली शाह केस भी है, उसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना बड़ी ज़रूरी है, तभी इस्तीफ़ा जेन्युइन कंसिडर किया जाता है। तो इस वजह से ये पॉइंट बहुत अच्छा है इनका। देखिए, वो कानून में 2 प्रिंसिपल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यू कैन नॉट एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट, और दूसरा है यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ।
तो राजा परवेज अशरफ के जो एक्शंस है उस पर उन पर स्टॉपर लगता है कि अगर उन्होंने एक पोजीशन स्टैंस ले लिया था और वो कानून में भी रिक्वायर्ड था कि मैं वेरीफाई कराऊंगा, अगर वो उन्होंने नहीं कराए तो ये पॉइंट देखिए, इसमें एक नहीं, इसमें बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। यू हैव एडमिसिबल एविडेंस, एडमिटेड फैक्ट है कि ही वांटेड कि मैंने आपके इस्तीफों को जेन्युइन देखना है, वेरीफाई करना है। अब उन्होंने नहीं किया तो ये पॉइंट आई डोंट थिंक ही कैन एक्सप्लेन इट। सर इसमें तो वहाँ पे भी सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद है कि पहले वो कोर्ट गए कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करे और फिर वो गए कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें। कोर्ट ने उनको कहा कि आप जाके इंडिविजुअली वेरीफाई करें। अब इंडिविजुअली जाके वेरीफाई कराना कोर्ट ने भी कहा, परवेज अशरफ साहब ने भी कहा, वो सिचुएशन नहीं हुई। देखिए मैं ये नहीं कह रहा इसमें पीटीआई बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में अगर वो पहुंच गए कि आप ना कबूल करें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो ये थी, जो आखिरी स्टेज था वो ये था, परवेज अशरफ साहब ने कहा था भाई आके वेरीफाई करो, वफ्त ना लेके आओ, मैं कर दूंगा। अब इस पोजीशन पे अगर वो स्पीकर बैठा है और उसने इससे इनराफ की है तो ये कानून में फिर उस चीज को डिफेंड वो नहीं कर सकते, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अगर ये ना कहते परवेज अशरफ साहब और इस तरह स्पीकर पड़े होते, वो कर देते तो शायद फिर पीटीआई का बड़ा बुरा चांस था। लेकिन वो एक दफा पोजीशन ले चुके ऑफिशियली कि भाई आप आके वेरीफाई करें एक एक बंदा, मैं नहीं करूंगा, तो उसके बाद अगर आप एकदम आपको ख्याल है वैक्यूम में आप पावर एक्सरसाइज करके कर दे, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। तो केस पीटीआई का इतना बुरा नहीं है, ये अच्छा केस है। ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है हम वैसे असेंबली की प्रोसीजरल चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे कोर्ट्स, लेकिन अगर जहां कानून की या असेंबली के रूल्स की सब्सटैंटिव वायलेशन होगी तो हम इंटरफेयर करेंगे। वो पहले भी इस्तीफे के इशू पे इंटरफेयर कर चुके हैं। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द जजेस। केस अच्छा है, ये ग्राउंड बहुत अच्छा है कि राजा परवेज अशरफ अपनी बात से फिर गए, जो एक उन्होंने स्टांस लिया, एप्रोबेट रेप्रोबेट के प्रिंसिपल उनको। हाँ, लेकिन चीजें बहुत मिक्स हैं, मुकरे दोनों तरफ अपनी अपनी बातों से हैं। पहले इस्तीफे देने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा, और इसको डाइसेक्ट करना अतर आसान सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नहीं होगा। बट इमरान खान साहब जो रेड लाइन को मिटाने की बात कर रहे थे, वो 2 असेंबलियों के बाद अब कौमी असेंबली से भी मिट गए हैं। इस फैसले को अब आप सियासी कलाबाजी कहेंगे या लॉन्ग जंप? देखिए, जहां तक ये इस्तीफों का ताल्लुक है, गुज़िश्ता रोज ही जब पीटीआई के लोग गए, पार्लियामेंट गए, तो स्पीकर साहब का चैम्बर बंद था, वहां पे ऑलमोस्ट असेंबली को बंद कर दिया गया। और उसके बाद नेशनल असेंबली की जानिब से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई कि नेशनल असेंबली बंद कर दी गई है 26 जनवरी तक, क्योंकि वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था। और आज खबर आ रही है कि जनाब उसी जो असेंबली बंद थी उसमें इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। और पहले आपने राजा परवेज अशरफ साहब का मौकिफ सुनाया। यहाँ पे छोटा सा एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, राजा परवेज अशरफ जैसे लोग क्यों सिस्टम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी आप देखते हैं कि वो वजीर आजम बने होते हैं, कभी वो स्पीकर बने होते हैं। यहाँ पे एतजाज अहसन क्यों नहीं स्पीकर है? क्योंकि एतजाज अहसन क्या अपनी सियासत को, अपनी साख को इस तरह दाव पे लगाएंगे कि 6 महीने वो ये कहते रहे कि जब तक मेरे सामने कोई नहीं आएगा मैं इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा, लेकिन जब जरदारी साहब या कोई और मोहतरम उनका कायद उनको कहे और वो फौरन इस्तीफे मंजूर कर लें। तो ये इस वजह से आप अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वजह है कि चंद मखसूस शख्सियात ही घूम फिर के किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, वही अहम ओहदों पे बैठी होती है। तो ये वो वजह है कि जब आप अपनी मुल्क, आइन और कानून से ज्यादा आप अहमियत दें अपनी लीडरशिप को, जिस तरह गिलानी साहब ने दी कि मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत कहती रही कि खत लिखो, उन्होंने कहा मैं खत नहीं लिखूंगा, और वो नायल हो गए, और उसी गिलानी साहब को दोबारा सेनेट में लाया गया। क्यों लाया गया? ये शो करना था कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे, आप अगर हमारे वफादार होंगे, तो आप दोबारा इस सिस्टम में आपके लिए गुंजाइश बनेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहना। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब को इससे कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, देखिए खान साहब तो इलेक्शन मांग रहे हैं। क्या ये इस्तीफे मंजूर करके अब हम इलेक्शन से ज्यादा दूर हो गए हैं? क्या सियासी बहरान खत्म हो गया है या सियासी बहरान कम हो गया? मेरा नहीं ख्याल। 35-40% पार्लियामान तो इस वक्त वहां पे मौजूद ही नहीं है। पंजाब की असेंबली मौजूद नहीं है, केपीके की असेंबली मौजूद नहीं है। तो ये इस्तीफे मंजूर करके हम इलेक्शन से तो कतई दूर नहीं हुए। हाँ, एक चीज करने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पंजाब के अंदर एक्सपोज हुआ है, उसको सेंटर में इलेक्शन कमीशन उस तरह एक्सपोज ना हो, और वहां पे राजा रियाज साहब के साथ मिलके कोई निगरान सेटअप लाया जाए और कहा जाए देखें जी ये तो अपोजिशन लीडर की मर्जी से आया है। लेकिन क्या पूरी कौम इसको मान लेगी? क्या शऊर रखने वाले लोग इसको मान लेंगे? जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को लाया गया, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से तनकीद तो बड़ी हो रही है, लेकिन लोग ये जो है इसको नोट नहीं करते कि उन्होंने दुआ मांगी होगी जब वो खाना काबा में गए थे, और अंदर भी उनकी वीडियो वगैरह भी कोई आई है, तो क्या पता उन्होंने वहां पे कोई दुआ मांगी और वो दुआ उनकी कबूल हो गई हो। तो इसी तरह लगता है वहाँ जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। नो अगर मगर।
हाँ बिल्कुल, वो वही दुआ कबूल हुई होगी, वो अपने उधर किसी शख्सियत के साथ थे वो वहाँ पे, तो यकीनन वहाँ पे कोई दुआ कबूल हुई होगी। इसी तरह किसी की वज़ीर-ए-आज़म बनने की, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की दुआ भी कबूल हो जाएगी, तो कोई ना कोई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत आ जाएगी। प्रोटोकॉल के साथ दुआ मांगी। जी ऐसा ही है, और ये मुमकिन ही तभी होता है, प्रोटोकॉल आपका हो तो फिर ये सादत आपको ज़्यादा मिलती है। करीब और जाते हाँ हैं। जी बिल्कुल, और सभी को दुआ करनी चाहिए कि सबको मिले अतर। जिस दिन निगरान सेटअप के लिए आपका नाम आया उसके बाद मुमकिन है कि आप भी वहां जा सकें। लेकिन वो जो बात इस्तीफों की मंजूरी की हुई, जो प्रेस रिलीज है नेशनल असेंबली की जानिब से जारी किया गया, वो 20 जनवरी का है। उसके बाद 22 तारीख को ये हुआ शॉर्ट सर्किट, और फिर वहां बताया जा रहा है कि कुछ कैमरों की, जो सीसीटीवी कैमरों की तारें हैं, वो भी चूहों ने काटी है। आपको पता है चूहों का केस कितना कम्प्लेक्स होता है, कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन राना साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि वो ब्रेन गेम्स के एक्सपर्ट हैं और मामलात उस तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे लगता है जैसे परवेज लाई साहब उन्हें असेंबली तोड़ने से रोकते थे तो उनके जहन में भी कुछ था, लेकिन इमरान खान साहब कर गुजरे। अब इस्तीफों का ऐलान पहले किया कि हम कौमी असेंबली नहीं जाएंगे, फिर यकदम ये कहा कि हम वहां वापस जा सकते हैं। आपने कल कहा कि इमरान खान साहब गेज नहीं कर पाए सिचुएशन को पहले, तो इसका मतलब है कि निगरान सेटअप का जो डिजाइन है मैच फिक्स हो चुका है इसके लिए। मैच फिक्स हो चुका है या नहीं हो चुका, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं। कल भी आपने मेरी बड़ी क्लास ले ली आयशा कि हर चीज पे क्यों 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 कर रहा है तू। भाई मैं क्यों क्यों इसलिए कर रहा था कि मैं खान साहब से पूछ रहा था कि खान साहब लीडर हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके पीछे चलते हैं, मेजॉरिटी लोग उनको कहते हैं जनाब, उन्होंने अपनी होप स्पिन की हुई है खान साहब के साथ और वो खान साहब को अपना लीडर समझते हैं। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था कि खान साहब ने इतने बड़े स्टेप्स लिए, अच्छे स्टेप्स लिए, ठीक है, पॉलिटिकली बड़े अच्छे स्टेप्स लिए उन्होंने, लेकिन क्या उन्होंने गेज किया कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट? असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? स्टेप 1, स्टेप 2, टियर 1, टियर 2, क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाट कैन गो रॉन्ग, अच्छा राना साहब, एक मिनट, माजरत मैं आपको काट रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे सवाल ले लें यहाँ पे कि उन्होंने, चले फर्ज कर लेते हैं कि ये एम किया कि इससे प्रेशर आएगा उन पे जो इलेक्शन करा सकते हैं। आपके ख्याल में वो प्रेशर क्या इमरान खान साहब बिल्ड नहीं कर पाए? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो। अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल में द प्रेपरेशन ऑन द अदर एंड, दूसरे एंड पे जो प्रेपरेशंस थी, दूसरे एंड पे जो खान साहब को काउंटर करने के लिए प्रेपरेशंस थी, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऐसे तरीके से वन आफ्टर द अदर वो उसको उन्होंने इवॉल्व किया, उसको उन्होंने एक के बाद दूसरा जो पत्ता फेंका वो खान साहब को काउंटर करने के लिए किया गया। देखिए आपके सामने है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब असेंबली डिसॉल्व हुई उसके बाद केयर टेकर सेटअप आना था, केयर टेकर सेटअप में किसने वजीर आला बनना था, वो सारी चीजें, और उसके बाद अब नया जो स्टेप आना है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है। अच्छा यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी आयशा, बात आगे शुरू होगी कि नई कैबिनेट क्या होगी पंजाब की। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एक स्लॉट के ऊपर जीरो इन करके उस पर फोकस करके ना बैठ जाएं। कैबिनेट क्या होगी पंजाब की, नंबर 1। नंबर 2, अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसकी कैबिनेट क्या होगी, उसको भी जरा जहन में रखें आप। राना साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ लेकिन देखो ना आयशा जी, गल ये कि अगर वो चैलेंज भी हो जाएगा तो कितने % चांसेस ने कि वो चैलेंज जड़ा है उसमें कोई आउटकम निकलेगा, व्हाट आर द चांसेस? देखे ना न्याजी साहब बता सकेंगे उसमें चांसेस कितने हैं। या देखें हसन अस्करी साहब थे, हसन अस्करी साहब थे तो मुस्लिम लीग नून ने वहां पे चैलेंज नहीं किया था उनको। सो व्हाट आर द चांसेस, ये तो न्याजी साहब बताएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर इसी तरह ये आगे वन आफ्टर द अदर इसी तरह स्टेप्स आते रहे, इसी तरह केयर टेकर सेटअप्स बनते रहे, इसी तरह आगे कैबिनेट्स भी बनती नहीं, जरूर ज़हन में रखें फेडरल कैबिनेट भी बननी है केयर टेकर और प्रोविंशियल कैबिनेट्स भी बननी है। सो वन आफ्टर दी अदर अगर ये इसी तरह बनती नहीं तो हु इज गोइंग टू बी कॉलिंग द शॉट्स? तो वो उसमें इमरान खान साहब ने क्या प्रिपेयर किया हुआ है अपने आप को सब चीजों के लिए? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल पॉपुलर है, बट द डी डे, द इलेक्शन डे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द इलेक्शन डे, सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत काउंट करती है, इलेक्शन कमीशन जो है बहुत काउंट करता है। सो ये सारी चीजें क्या प्रिपेयर करके रखी हुई हैं इमरान खान साहब ने? क्या उनके पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब के पास,
ये मैं जानना चाह रहा हूं। ये लोग, उनके सपोर्टर भी जानना चाह रहे हैं, उनके वोटर भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने जो स्टेप्स लिए, लेकिन देन अगेन दे ऑल्सो वांट टू नो, क्योंकि साडा जिहड़ा इत्थे मसला है ना, इत्थे लोग आखिरी दिन इलेक्शन वाले दिन देखते ने, आखिरी जो शाम पैंदी है ना, तो पूछते ने और फलाना कैंडीडेट जितने वाला है, तो सारे अगर कहेंगे हाँ जी वो जित रहा है, वो उस तरफ वोट डालना शुरू कर देते, जेड़ा जिते ओदे नाल। ठीक है, सो वो जो लोग, जो परसेप्शन बनती है ना जनाब कि कोई हार रहा है, तो उसको लोग वैसे ही छोड़ना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब के साथ ऐसे होगा, ये खान साहब के जो यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ ऐसा होगा, बट द पॉइंट इज कि खान साहब ने कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी बनाई होगी ना। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या यार सिर्फ यही स्ट्रेटजी है कि दो चार लोग जो खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए वो सिर्फ ये कहते रहे जनाब कि फलां बंदा जो है पिंडी में से जो पॉइंट हुआ था वो ये कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, पिंडी के अगेंस्ट पिच कर दो खान साहब को, बस ए बड़ा खुश हो गए जी काम कि खान साहब को पिंडी के अगेंस्ट पिच कर दिया, वाह जी वाह, तालियां ले लो। भाई ये नहीं है, पिंडी आपको लेके आया था, पिंडी आप उसके साथ अपने सींग मत फंसाएं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो वो काम सीन तो अब सड़कों पे फंसेंगे ना राणा साहब। आपने कहा कि अब व्हाट नेक्स्ट, इमरान खान साहब अब सड़कों पे आने का ऐलान कर चुके हैं, इससे वो नताइज हासिल कर सकते हैं। सब डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं नुस्खा लेने के लिए। डॉक्टर साहब, यही पीडीएम की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये हमेशा कहते रहे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया उसके बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ रह जाती है? और अगर इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी मेंबर असेंबली की, कानून साजों की असेंबली में, तो फिर कानून साजी कैसे हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अतर भाई ने एक बात कही थी कि शायद उनकी दुआ खाना काबा में कबूल हो गई हो, तो वहाँ तो ये आलम होता है कि आप अगर सिर्फ दस्ते दुआ फैला दें तो भी आपके दिल की तमन्ना पूरी हो जाती है। वो जो शायर ने कहा है कि आते नहीं अंदाज मुझे हुस्न तलब के, ए रहमत यज़दा ये मेरा दस्ते दुआ है। तो ये वहाँ तो ये आलम होता है। और जहाँ तक अब आप खान साहब के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि आप फारसी का बड़ा अच्छा ज़ौक़ रखती हैं कि वो जो कहते हैं कि न पाए रफ्तन न जाए मांदन, कि ना अब आगे जा सकते हैं ना पीछे के जो है, एक गोमगो की कैफियत है, एक बेयकीनी का आलम है। अच्छा, इसमें मेरी समझ में ये नहीं आता कि राजा परवेज अशरफ साहब को ना तो आप उन पर कोई सियासी तौर पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उन्होंने सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी क्राइटेरिया के मुताबिक कोई ऐसी गलती की है कि जो उनसे सरजद नहीं होनी चाहिए थी, और ना ही आप उन्हें इसके अलावा कानूनी तौर पर आप उन्हें कोई पाबंद कर सकते हैं। वो किसी तरीके से भी दिए जाने वाले रेजिग्नेशंस को कंफर्म कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि कल उन्होंने ये बात कही थी, आज वो ये बात कहते हैं। अगर ये पैमाना हो तो इस पैमाने के मुताबिक तो जनाब इमरान खान साहब ने कोई एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 बल्कि शायद इससे भी कहीं ज़्यादा बातें कहीं कि यूं कर दें, और फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही अपनी बात को वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये पता नहीं था, मैं तो ये अंदाज़ा नहीं लगा सका। तो इस वजह से ये अब ये है कि वो तो जब ये वहाँ से आने लगे तो उस पर वहाँ जो है वो कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ ने भी और दीगर भी वहाँ के जो मंझे हुए सियासतदान थे, उन्होंने पीटीआई को ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को इनडायरेक्ट तरीके से मैसेजेस भिजवाए कि सियासत में ये होता रहता है, कभी आप कायदे ऐवान हैं, कभी आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, कभी आप वज़ीर आज़म हैं, कभी आप वज़ीर आज़म नहीं हैं। तो आप आएँ और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और यहाँ पर बैठकर हम पर तनकीद करें, हमें कानून साजी में जहाँ हम गलती करने लगे, लड़खड़ाने लगे, तो आप जो है निशानदही करें। लेकिन उस वक्त खान साहब ने कोई बात मानने के मूड में नहीं थे। असल प्रॉब्लम ये है कि खान साहब मुशावरत पर यकीन नहीं रखते, और मुझे ज़ाती तौर पर भी ये मालूम है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये वहाँ पर डर कर, सहम कर, खौफजदा होकर
अपनी बात कुछ जो है वो नीमे दरूं नीमे बरूं वो बात अपनी पेश करते हैं। खान साहब मनमानी कर जाते हैं और जो है जब कोई तालियां बज जाती हैं तो कहा जाता है खान साहब ने बड़ी कमाल की बात की है, और फिर जब वो फंस जाते हैं तो फिर वो भी हैरान होकर देखते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। खान साहब ने भी पिछले दिनों फरमाया था कि मेरे पास ऐसे ऐसे पत्ते हैं कि जब मैं वो कोई पत्ता इस्तेमाल करूंगा तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इनकी टांगें कांपने लगेंगी, ये लरसने लगेंगे। अब खान साहब जो है यक्का व तन्हा खड़े हुए हैं, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो ये तो जिस बात को वो खान साहब कहते थे कि सियासत में तो ऐसे होता है कि आप अपने हुनर का मुजाहरा करते हैं, आप शतरंज की चाल चलते हैं, आप कोई बड़ा ही तुर्क का पत्ता फेंकते हैं। अब वो खान साहब अगला देखेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, अगर वो तनहा खड़े होंगे तो आप उनके साथ खड़े होंगे, ये मुझे यकीन है। लेकिन इस सिस्टम ने हमेशा आइसोलेट किया है एक पॉपुलर लीडर को। पहले नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ और अब इमरान खान साहब के साथ होना बजा लगता है आपको? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। काश ऐसा होता कि खान साहब के साथ जब उन्हें तनहा कर दिया गया, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया, तो खान साहब को कहना चाहिए था कि आमिले सीना चाकाने चमन। तो उन्होंने बहुत बार कहा उनको, उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने ये जो खान साहब काश ये कहते कि मियां नवाज शरीफ कल तुम जो बात कह रहे थे, कल तुम जो बात कह रहे थे, आज मैं भी वही बात कह रहा हूं और वाकई तुम ठीक कह रहे थे। जिस तरह बीबी को जब ये बात रियलाइज होगी तो उन्होंने लंदन में जाकर मीसाके जमहूरियत किया था। काश अब भी ऐसा होता कि खान साहब ये कर लेते तो फिर सियासतदानों की पोजीशन कितनी मजबूत हो जाए। ये नेक्स्ट कार्ड आपने खान साहब को दे दिया, लेकिन इसमें पेशरफ्त कैसे मुमकिन हो सकती है? कहर करार दे रहे हैं इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब, और इसके लिए अगर कुछ ऐसा होना है, अगला संगे मिल अगल ये हो सकता है पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा, तो उसके लिए इमरान खान साहब तो लंदन नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ साहब को लंदन से आना पड़ेगा। और ऐसी कुछ बातें हवाओं में भी हैं, किसी बिल की भी इस सिलसिले में बाज गश्त है। बहुत से अहम मामलात। पीडीएम जारहाना मूड में क्यों है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुशामदेद। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने लिंक दिया कि अब पीडीएम ने अपनी छुरियां तेज़ कर ली हैं और जारहाना हिकमत अमली की तरफ चल निकली है। मरीम नवाज साहिबा की वापसी की भी इत्तलात हैं और तारीख बाकायदा इस हवाले से अनाउंस की जा चुकी है। और इस हिस्से में हमें ग्राउंड लेवल पर भी कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि अब एग्रेसिव मोड में जाएगी पीडीएम, खुसूसन नून लीग। और इस सिलसिले में एक बयानिया जिसमें 5 किरदार फाइनल हो चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब के बकौल। लेकिन जिस मामले की तरफ राना साहब इशारा कर रहे थे, तो अबू ज़र आप प्लीज़ उसको एक क्लियर कीजिएगा कि क्या पंजाब में अब यही सेटअप चलेगा, अब मोहसिन नकवी साहब ही कैबिनेट फाइनल करेंगे, या फिर इस पे जो इलेक्शन कमीशन जाना है रिशफल के मामले पे वो कोई रिजल्ट्स पीटीआई को दे सकता है, या इनके हवाले से जो नया प्ली बार्गेन का मामला है उसको भी टेकअप किया जा सकता है? देखें, जो कैबिनेट है वो तो सवाबदीद होती है, जो चीफ मिनिस्टर होता है एक्टिंग उसकी, उसमें कोई रोल नहीं है किसी और का। और फिर उसको गवर्नर उनका ओथ लेना है, बस इतना सा प्रोसेस है। जहाँ तक इनका इशू है, देखें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एक वो हारिस स्टील मिल रहा केस था, आपको याद होगा, तब पैसे वापस किए थे 35 लाख रुपए। तो वो वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन जो है दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे वापस करते हैं तो फिर उसको हम प्ली बार्गेन कंसिडर करते हैं। इसमें इनके आड़े जो आ रहे हैं ना, वो दो सुप्रीम कोर्ट के, एक 2016 का फैसला और एक अभी लेटेस्ट 2021-22 का फैसला है, जो ये कहते हैं ऑल्दो वो सिविल सर्वेंट के जुमरे में है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर एक इंसान जिसने प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न किया है तो वो इस लायक नहीं है कि वो दोबारा उसको पब्लिक ऑफिस दिया जाए। तो इस आर्गुमेंट को लेके आप एक केस तो बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप याद रखें क्योंकि कोर्ट ने ये सारा का सारा कोर्ट के मूड पे डिपेंड करता है, कोर्ट कितना इसमें इंटरफेयर करना चाह रहा है। अगर देखें, वो कहते हैं ना, जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जज था कि हम वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट वी से कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो वो तो फिर कुछ भी इंटरप्रिटेशन तो निकल सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। केस बन सकता है, लेकिन बहुत अच्छा केस बन सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, 50-50 है, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द जजेस कि वो किस तरह इस केस को लेते हैं। और पीटीआई का ऑब्जेक्शन सीसीपीओ साहब पे 25 मई के वाकयात, बिलाल सिद्दीक मियाना साहब के अपॉइंटमेंट, ये किस हद तक इसमें कोई लीगल वो तो नहीं है मुझे नजर आती, लेकिन देखें बहुत अच्छा इखलाकी तौर पे बहुत अच्छा आर्गूमेंट है। 25 मई के वाकयात हुए थे, मैं ये नहीं कह रहा ऑफिसर बुरे हैं, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर FIRs की दरख्वास्त दी हुई है, दरख्वास्त दी हुई है, उनको लगता है उन्होंने अपने
जो उनकी कानूनी जो उनकी वो थी पोजीशन थी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के उन पर पोलिटिकल केसेस बनाए। और मेरे ख्याल से उनको लगाना ये क्या इशारा दिया जा रहा है इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आपको एक न्यूट्रल ऑफिसर जिसका दोनों पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो अग्रीव्ड है ना वो अग्रीव्ड है, उसको लगाएं ताकि कल को कोई इशू ना हो। बहुत ऑफिसर्स है, कोई एक ऑफिसर तो नहीं है पुलिस सर्विस में। मेरे ख्याल से सीसीपीओ लगने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 100 ऑफिसर्स की लिस्ट बन सकती है, उसमें से आप किसी को भी लगा लें। इनको लगाना आप क्या मकसद क्या दे रहे हैं, इशारा क्या दे रहे हैं? फिर आपने सुबह एक देखी होगी, एक ट्वीट आई थी एक पीएमएलएन की लीडर की कि हाँ जी अब आराम है। इस तरह की बातें कौन करता है? मतलब आपने उन्हें चैलेंज करके तो उनका ट्वीट डिलीट करा दिया, ये भी आपकी हाँ, वो मैंने उनको कहा कि ये आप पिटीशन में लगा दें ट्वीट के, ये देखें ये कह रहे हैं कि बल्कि अच्छा केस बन सकता है आपने कहा, और उसके बाद ट्वीट डिलीट हो गया। वो रिकॉर्ड में तो आ गई ना। तो इस वजह से देखें दिस इज नॉट द वे। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि मोहसिन नकवी हमारा बंदा है और हम जो कहेंगे वो ही करेगा? जो पीटीआई के एलिगेशन आप उसको खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो सब्सटैंशिएट कर रहे हैं अपनी हरकतों से, इस तरह की पोस्टिंग्स करके ट्वीट्स करके। तो अगर आप तो फिर तो मेरे ख्याल से वो पीटीआई जब चैलेंज करने जाएगी तो फिर कोर्ट ये बातें भी देखेगी कि जी आपकी लीडरशिप किस तरह का इंप्रेशन दे रही है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है, उसके बाद राव नवार को भी कहा था मेरा बच्चा है, वो देखे ना वो बाहर आ गया। हाँ, लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने बतौर जमात तो खैर मकदम किया है। मेरे ख्याल से इनको पीडीएम को ना इस वक्त पता नहीं किसी ने गारंटी दी है, वो था आपको याद होगा वो जो मिर्ज़ा गालिब और ना वो उस्ताद ज़ौक था, उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो होती थी वो बहादुर शाह जफ़र था, तो वो उनको कहा था उन्होंने उस्ताद ज़ौक के हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे इतराता। तो ये मेरे ख्याल से वही इतरा रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, इतरा रहे हैं। तो इस पे ख्वाजा आसिफ साहब किस बात पे इतरा रहे हैं? ये सारे ना हमारे बहुत इतरा रहे हैं। स्टेटमेंट्स बहुत अहम है क्योंकि इमरान खान के साथ है, इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। एक जुमला जो है ना, कल जिस बात पर जो है वो खान साहब इतरा रहे थे, आज वही उस बात पर इतरा रहे हैं। ग्राउंड से बाहर डॉक्टर साहब, खान साहब ने तो एक दफा इतराए हैं, ये तो 1990 से इतरा रहे, सीख ही नहीं रहे। चले इसका जवाब हमें आ गया। ट्राई कर लें, आजमाइश शर्त है, खुला चैलेंज है। खान साहब ये कबूल करेंगे चैलेंज? अतर इतरा रहे हैं। हाँ, यही इसलिए हट गया। देखिए जी अतर, आईनी और कानूनी हक है किसी भी जमात का एहतजाज करने। खान साहब ये तो नहीं कह रहे कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो सड़कें तोड़ दूंगा या किसी जगह पे चढ़ाई कर दूंगा। आइन कानून इजाजत देता है आपको एहतजाज करने की। जिस तरीके से आपने पहले भी एहतजाज को दबाने की कोशिश की, जिस तरह अभी यहाँ पे जिक्र हुआ 25 मई का, क्या जमहूरी हुकूमतें उस तरह करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें उस तरह करती हैं? तो इस तरह की धमकी देना कि जी अभी परवेज इलाही की हुकूमत नहीं है तो आप बाहर आ जाएं, तो क्या कर लेंगे आप? क्या अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद करेंगे? क्या इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चलेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी भी जमात को फायदा होगा या पाकिस्तान को फायदा होगा। बाकी ये ताल्लुक है जहां तक कि क्या साफ और शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे या मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जो इतराजात हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे। अदालत से खान साहब को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अदालत से खान साहब को रिलीफ मिलेगा। और मैं ये काफी अरसे से अर्ज कर रहा हूँ, 25 मई से पहले से अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं किसी भी इदारे से खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। खान साहब को एक ही सूरत में रिलीफ मिल सकता है जब वो अवाम में जाएंगे, जब इलेक्शंस होंगे, और इसी वजह से इलेक्शंस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो जो भी सिस्टम है, अभी जो भी अफसरान आ रहे हैं पुलिस वाले, ये इसी तरह चलेगा। शायद उतनी सख्ती ना हो जितनी पिछली दफा थी क्योंकि अब बहुत कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका है, लेकिन मुझे कोई ये इसमें आसानियां नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हाँ, जब इलेक्शंस होंगे उस दिन जो है चाहे कोई भी इंतजामिया हो, इतना अगर बड़ी तादाद में टर्न आउट होता है, अवाम बाहर निकलते हैं, तो फिर खान साहब के वोट को दबाना मुश्किल होगा। वो सबको पता है, एजेंसियों की अपनी रिपोर्ट्स हैं, हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स हैं, और इसी वजह से निज़ाम की कोशिश है कि इसको जितना तूल दिया जाए, जितना उनका वोट बैंक कम किया जाए। लेकिन इशू ये बना हुआ है कि जो मर्जी कर लें उसका सहर टूट नहीं रहा। हो सकता है वो गलत हो, उसका बयानिया जो कुछ भी हो, लेकिन अवाम में के ऊपर जो उसका सहर है वो टूट नहीं रहा, और मुझे वो टूटता हुआ नजर भी नहीं आ रहा इतनी जल्दी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस इलेक्शन तक इंतजार कितना करना पड़ेगा? मैच तो इसी बात पे पड़ा हुआ है। और राना साहब, अब जब गवर्नमेंट मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार हो चुकी है, इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर हो चुके हैं, सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं, तो इसका एक और इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ इमरान खान साहब को वो दे दें जो अभी तक इमरान खान साहब हासिल नहीं कर सके। एंगल देखते हैं आप ये? नहीं, देखिए, आई पर्सनली थिंक कि खान साहब के लिए बहुत देयर आर टफ टाइम्स अहेड फॉर हिम, और मुश्किल वक्त है उनके लिए और मुश्किलात हैं उनके लिए।
और अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की इनिशियली ठीक होती, मुख्तलिफ होती, आई पर्सनली थिंक, दिस इज माई एनालिसिस, दिस इज माई टेक ऑन थिंग्स, आई कैन बी रॉन्ग बट आई पर्सनली थिंक आई एम राइट, बट द पॉइंट इज कि अगर इमरान खान साहब इंस्टेड ऑफ लाइक लीविंग द नेशनल असेंबली फ्लोर, वहां से अगर छोड़ के बाहर ना निकलते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे, क्योंकि वो 20 लोग जो छोड़ के गए थे उनमें से 13 लोग वापस आने के लिए तैयार थे। और इसी तरह मजीद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो टाइम गुजरता गया, जो 6-8 महीने गुजरे पीडीएम की हुकूमत के, तो वही लोग जो पीडीएम के साथ जाना चाह रहे थे फ्रॉम डे वन, आहिस्ता आहिस्ता उनसे मुनहरफ होना शुरू हो गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने हर एक को नवाजा, हर एक को ऑफिस दिया, हर एक को जनाब वहां पे कोई ना कोई फ्लैग कार दे दी, फिर भी उनसे लोग नाराज थे। सो वो इमरान खान साहब वो अपनी एक जगह बना सकते थे वहां पे असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर वो टेबल्स टर्न अराउंड कर सकते थे, और इसी हुकूमत के लिए टेबल्स टर्न अराउंड कर सकते थे। इसी हुकूमत को देयर वर वेरी ब्राइट चांसेस कि इसी हुकूमत को वो नो कॉन्फिडेंस करके उनको घर भेज सकते थे। सो लेकिन ही ऑप्टेड फॉर अ डिफरेंट थिंग, नहीं किया उन्होंने, चले नहीं किया। उसके बाद दूसरी असेंबलीज आई, दूसरी असेंबलीज को भी तोड़ दिया। नाउ ही थिंक्स, इमरान खान साहब थिंक्स कि जनाब 40% जो है यहाँ पे असेंबलियां खाली हो गई हैं या सीटें खाली हो गई हैं पार्लियामेंटेरियंस की, तो द गवर्नमेंट विल बी बाउंड टू गो फॉर इलेक्शंस। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, समझ भी उनको आती है, हर आम आदमी को समझ आती है, बट माय पॉइंट इज डिफरेंट। माय पॉइंट इज कि उसके बाद जो स्टेप्स है which lead towards the general elections, वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो स्टेप्स हैं, उनमें इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है, चाहे केयर टेकर सेटअप हो, चाहे इलेक्शन डे हो, प्लीज माइंड दिस थिंग, चाहे इलेक्शन डे हो, चाहे कैबिनेट्स हो, जो कैबिनेट्स बनेगी वो भी, और चाहे इलेक्शन डे हो वो भी। अब ये कहा जाए ना कि उस दिन इलेक्शन वाले दिन जनाब कि खिड़की तोड़ हफ्ता होगा, बहुत अच्छी बात है, खिड़की तोड़ हफ्ता हो इमरान खान साहब के लिए, लोग उनके लिए निकले, वोट डाले, बहुत अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज कि क्या उस वक्त तक जब इलेक्शन होंगे, जिस दिन इलेक्शन होंगे, उस वक्त तक ये टेम्पो बिल्ड रख सकेंगे इमरान खान साहब, उनका वोटर सपोर्टर उस वक्त तक ये टेम्पो बिल्ड रख सकेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई पर्सनली थिंक कि लोग जो है वो एग्जॉस्ट हो गए थे पिछली दफा जब इमरान खान साहब निकले थे, और जिस तरह के उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा, और वापस वो उन्होंने जमान पार आके पड़ाव डाले, वो जख्मी हुए, तो वो उस वक्त जो था, उस वक्त वो टेम्पो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिजल आउट हो रहा था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों के अंदर भी जो है उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त तक, इलेक्शन वाले दिन तक, क्या इमरान खान की टेम्पो रख सकेंगे? और उसमें एक और चीज है, बेशक आप नफरत करें, बेशक आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, बेशक आप जो मर्जी कहें नवाज शरीफ को, लेकिन अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो कोई 19-20 का तो फर्क पड़ेगा ना, कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ वापस आएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं, 19-20 का तो फर्क पड़ेगा। सो वो भी एक सिनेरियो बिल्डअप होगा, वो भी एक सिनेरियो चेंज होगा। सो वो सारी चीजें अगर मद्देनजर रखें तो स्टेप बाय स्टेप अगर आगे चले हम, तो खान साहब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, और उसमें वो प्रॉब्लम्स उनको काउंटर स्ट्रेटजी उनके पास होना जरूरी है। सिर्फ ये कह देना आके कि जनाब सींग फंसा लेना, और सींग फंसा के यू नो लॉकिंग योर हॉर्न्स फॉर नो रीजन विद द एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट सॉर्ट आउट थिंग्स। हाँ, 2-4 लोग इर्द गिर्द जो बैठे हैं वो बड़े खुश होंगे, उनके पर्पस, उनके ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहे हैं, लेकिन खान साहब के लिए अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरे ख्याल में, मेरा जाती ख्याल है कि इमरान खान शुड हैव अ स्ट्रेटजी, अ काउंटर स्ट्रेटजी। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, लेकिन सारे पॉलिटिशियंस के लिए एक उनके पास अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। खान साहब के पास भी डेफिनेटली होगी, शायद हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त तक हमें कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आती इमरान खान साहब की। वो स्ट्रेटजी नहीं होगी तो इमरान खान साहब के लिए सिचुएशन होगी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। बड़ी अच्छी बात है लोग उनको सपोर्ट करें, बड़ी अच्छी बात है लोग उनके लिए निकले, लेकिन उस दिन निकले और वोट के काउंटिंग तक
फॉर्म वो जो फॉर्म रन साहब, निकलता है वोट हाँ, के रन साहब आप काउंटिंग के कह रहे बाद हैं कौन सा कहते खान हैं साहब को सारी 145 चालें whatever, उल्टी पड़ वो गई हैं, उस ये वक्त कह रहे हैं तक ना आप। अगर खान साहब कैन मेक इट हाँ। सो देन इट्स गोइंग टू बी a खान win-win साहब को आवाज situation दी for जा रही। Khan साहब हाँ, अभी भी it's a ठीक है। win-win situation for Khan साहब but every day ओह, passing अभी- by अभी भी win-win I personally situation है खान साहब think कि के लिए। गेम आहिस्ता आहिस्ता रन साहब दिल रखते हैं दोनों जा तरफ। रही है दिल उनका slip कर हो रहा रही है, है हाँ, दिल उनके कहीं है, हाथ से दिमाग निकल कहीं रहा है, दिमाग कहीं है। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, इसमें अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है वो तो एनालिसिस कर रहे थे खान साहब की सियासत का, उस पे राणा साहब ने जो अपना तबसरा किया। अब जो अब तक हो चुका उससे हम ये समझें कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब बेसिकली बैक पे तो नवाज शरीफ ही हैं, और राजा रियाज मिलकर करेंगे वहाँ पर वफाकी सतह पर। जी जी, विफाकी सतह पर। ज़ाहिर है आगे की गेम है ना। अब पंजाब में भी हमें पता चल गया, केपी में भी पता चल गया, इलेक्शंस होने या नहीं होने अभी तारीख नहीं आई। अच्छा अभी तक तारीख भी नहीं आई, वो भी मैंने आपसे पॉइंट पूछना, वो करते हैं बात। जी डॉक्टर वो साहब। तो वहां पर जो सेटअप होगा उसके मुताबिक फैसला होगा। हाँ। लेकिन अभी जो राणा साहब फरमा रहे थे, वाकई ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जनाब इमरान खान साहब इदारों के भी खिलाफ हैं, मुंतखब ऐवानों के भी खिलाफ हैं, और बिटवीन द लाइंस अदालतों के भी खिलाफ हैं, सियासतदानों के भी खिलाफ हैं। और खान साहब को गालिबन ये अंदाज़ा नहीं है कि पॉपुलैरिटी एक अलग चीज़ है, मकबूलियत यकीनन जो है वो बड़ा पे करती है, लेकिन इंतखाबी प्रोसीजर और इंतखाबी मैकेनिज़्म एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। अब जो पिछली बार भी जिक्र हुआ था कि कराची के जो इंतखाबात हुए और उसमें कई जगहों पर पीटीआई के जो है पोलिंग एजेंट्स तक मौजूद नहीं थे, तो ये इस वजह से ये तो बहरहाल इन्होंने जिस बात को सोचा तो वो बड़ी ताखीर से सोचा। अब ये मालूम नहीं है कि हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था, और मैं नहीं समझता कि क्या बाइस ताखीर था कि ये सारी चीज़ें तो लीडर का विजन ही ये होता है कि वो बैक वक्त पूरे फैले हुए शतरंज पर हर एक चाल पर नज़र रखे कि अगर हम ये चाल चलेंगे तो जवाबन ये चाल चली जाएगी, और जो है वो कहीं पर मुझे जो है वो शाहमात भी हो सकती है। तो बहरहाल इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए था कि वहाँ पर अब खान साहब अगर ये शिकवा करें या ये गिला करें कि वो अपना कोई निगरान वज़ीर आज़म बना लेंगे, जब आपसे ये कहा गया कि आप यहाँ रहें और अपना हर तरह के प्रोसेस में शामिल हों, और वो तो वहाँ पर ये उनके खिलाफ अगर वहाँ रहते तो शायद जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बदला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ही ले सकते थे। हाँ। मगर खान साहब ने देर कर दी, हमेशा देर कर देता हूं उनका मैं। तो एक ही तरफ ख्याल था कि इसको भी तोड़ दो, इस असेंबली को भी, इसको भी तोड़ दो, कौमी असेंबली को भी तोड़ दो। अब तो खान साहब के पास तोड़ने को भी कुछ बाकी जो है वो नहीं रह गया। अच्छा, तोड़ने को नहीं बाकी रहा, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड आपसे करवाऊंगी। ख्वाजा साद रफीक साहब जिस तरफ इशारा करें, जी जी मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। ख्वाजा साद रफीक को ऐड कर लें, फिर उसके बाद आगे आते हैं। आप ही के पास आएंगे। पहले पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, उसमें रूल्स ऑफ गेम तय होने चाहिए, क्योंकि आइन तो जो है वो तो मजाक बन गया, तमाशा बना दिया। कौमी असेंबली में क्या हुआ था, जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी। बच्चों का खेल है असेंबली का करेक्शन कराना, और जब चाहो दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब चाहा इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन करा देना और इलेक्शन खेलना ये तो मसले का हल नहीं है। लोग तो भूख से मर रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ इस खुदगर्जी पे कि अपनी पड़ी हुई है भाई, मुल्क जो है उस पर हुकूमत कर रही है ना, जिसने भी करनी है। पहले रियासत को तो बचा लो। मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होगा या कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अगर इस तरीके का इलेक्शन होता है जो इमरान खान चाहता है तो इसमें इंतशार है, इसमें पाकिस्तान का कोई भला नहीं है। इलेक्शन का तो ख्वाजा साहब को नहीं पता, लेकिन वो किसी सर्जरी की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो जरूर होगी। अभी अतर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी करिए। और ये कि अब इसके बाद तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घुटनों के बल आना पड़ेगा रूल्स ऑफ गेम तय करने के लिए। देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, डॉक्टर साहब ने बताया कि इमरान खान इदारे के खिलाफ भी है, इसके खिलाफ भी है, सारी सियासी जमातों के खिलाफ भी है। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसके थोड़ा सा उसमें मेरा ये है कि ये सारे इमरान खान के खिलाफ है। इस वक्त जो सिनारियो है, इमरान खान इन सब के खिलाफ नहीं है। ये लगता तासुर ये मिल रहा है कि ये तस्वीर का दूसरा रुख है कि वो सारे उसके खिलाफ है, तासुर ये मिलता है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान का मुकाबला सिर्फ इस वक्त पीडीएम के साथ नहीं है। तासुर ये जा रहा है कि जो मुल्क की स्टैब्लिशमेंट है वो गैर सियासी नहीं है। ये तासुर गलत हो सकता है, लेकिन ये तासुर रोज ब रोज जोर पकड़ रहा है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुल्क डूब रहा है और स्टैब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग कर रही है,
और उसने कराची में जो हुआ, उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब की जिस तरह तैनाती हुई, ये वो चीज है जो कतन भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। पिछले हमने 2-3 साल के अंदर देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मसलसल इल्जामात लगते रहे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, अब ये वो दोबारा ये तासुर उभर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर सियासी नहीं हुई और उनका मकसद ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को रोका जाए। ये तासुर है और ये वो इल्जाम है जो पीटीआई की जानिब से लगाया जाता है। अब ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि जनाब रूल्स ऑफ गेम हम तय करेंगे और इनको ना आइन का ख्याल है ना मुल्क का ख्याल है। भाई आइन और मुल्क का आप लोगों ने कितना ख्याल किया? क्या आप 7-8 महीने के दौरान जो आप लोग आए हैं आइन और मुल्क को बचाने के लिए आए? आप मुझे एक मिसाल दे दें कि इन्होंने कोई आइन की ऐसी मिसाल कायम कर दी हो जो माजी में ना मिलती हो। जो कुछ इन्होंने किया नैब के कानून के हवाले से, नैब के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से, उसके अलावा बाकी जो निगरान वज़ीर आला जिस तरह तैनात हुआ कि बच्चे को पता था कि ये आ रहा है निगरान वज़ीर आला, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। तो आइन और कानून तो वाकई मजाक बन गया गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान। तो ये कतन सूरत हाल बेहतर नहीं है। फैसला देखें जमहूरियत में जमहूर करता है, कोई इदारा या सियासतदान नहीं करते, आम लोग करते हैं और उससे ये लोग खाइफ हैं। ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि जी हम इलेक्शन करवा दें। भाई जमहूरियत में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो और आप क्या सिलेक्शन करवाएंगे? जिस तरह आप लोगों को सिलेक्ट करके एस्टेब्लिशमेंट लेके आई उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो आप पे इल्जाम है, तो सिलेक्शन तो नहीं होगी ना। इलेक्शन होगा और इलेक्शन से अब हम इलेक्ट करेंगे, उससे आपको क्या इतना खौफ है? ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये सिलेक्शन अभी नहीं हुई, सिलेक्शन की आदतें बड़ी पुरानी है। डॉक्टर साहब आप जवाब दें, मुझे अबू सर की तरफ जी जाना है। बिल्कुल, आप अबू सर साहब के पास जाएं। मेरा तो सिर्फ ये जवाब है कि इन्होंने कहा कि इदारे उनके खिलाफ हैं। हाँ। तो माशाल्लाह काज़मी साहब बहुत ही बेदार मख्स माशाल्लाह तजियाकार है, लारेब बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो 2011 से लेकर 2022 तक वो पूरा मंजरनामा जो है, जिसमें जो है यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के जलसे से लेकर 2014 के धरने तक और फिर उसके बाद आगे जो है वो उनकी हुकूमत के कयाम तक वो कौन किसके हक में था, ये काज़मी साहब से बढ़कर और कौन जानता। शजरा ले आया डॉक्टर साहब। अबू सर ये डी नोटिफाई करने का मामला इलेक्शन आता थोड़ा जवाब महफूज रखें, बस थोड़ा सा वक्त हमारे पास है। अबू सर ये डी नोटिफाई करने का मामला, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अब हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे ना डी नोटिफाई ना करें, कर देगा इलेक्शन कमीशन या इसमें भी कोई? देखिए एक चीज पहले ही बता दूं, इदारे उसी के खिलाफ होते हैं जो पॉपुलर होता है। हाँ। अब ये 60 से लेकर हाँ, ठीक है, हमने इसको नोट कर लिया। बिल्कुल। हाँ। दूसरी बात देखिए 105 है आइन का जो कहता है आपने इलेक्शन की डेट देनी है विद इन 90 डेज। जी। वो गवर्नर साहब ने अभी तक नहीं दी। विद इन अ वीक आई गेस। नहीं 90 डेज के अंदर का स्केड्यूल देना है आपने। हाँ। अब वो आपने फौरन देनी है। हाँ। ठीक है, वो अभी तक डेट नहीं आ रही। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। उनकी आईनी जिम्मेदारी है ये। अगर वो ये नहीं करे तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ करेंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट एक बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो हमारी परमिशन लेंगे राइटिंग में। ये जो सीसीपीओ साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल सेक्शन 230 है इलेक्शन एक्ट का, ये उसके तहत नोटिफिकेशन निकला है। इन्होंने परमिशन नहीं ली, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 230। बहुत अहम नुक्ता, बहुत अहम नुक्ता। प्रोग्राम खत्म करने से पहले अतर ऐड कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना ऐड कर रहा था कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को सपोर्ट किया, लेकिन खान साहब हुकूमत में अवामी वोट से आए थे। जो जलसे बड़े बड़े होते थे उसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग तो नहीं खड़े होते थे ना। मौजूदा हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। अलमिया ये है कि अवाम की इनको सपोर्ट हासिल नहीं है, अवाम का वोट इनको नहीं मिलता। हाँ जी, आप इस पे जवाब देना चाहेंगे? बस इतना जवाब है जी कि ये अब जो है काज़मी साहब अगर खुद ही इसका जवाब देना पसंद करें, 2002 की असेंबली में जब खान साहब अकलौते मेंबर थे तो उस वक्त इस फकीर की भी खान साहब से दुआ सलाम थी पार्लियामेंट लॉजेस में। तो वो तब तो ज़माना ये था कि एक से चले थे, फिर आगे 2011 2013 तो फिर किसने दस्ते शफकत रखा, कारवां कैसे बना, आने वाले प्रोग्राम में बात होती रहेगी। मुशर्रफ साहब ने खुद कहा मैंने 2002 में ऑफर दी थी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मेरी टर्म्स में उन्होंने मना किया। नाम आपने ले लिया, करता धरता जो है, ज़ाहिर है फिर कैसे बात आगे बढ़ती है। शाहो गदा के हवाले से हुई बातें तमाम, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहबान।